नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने कल बीपीएससी एईडीओ के लिए हम लोगों ने पहला सेट सामान्य भाषा का किया था, जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसी का सेट नंबर 2 करेंगे। इसमें भी सामान्य भाषा का ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होगा और उसमें 70 क्वेश्चन हिंदी का और 30 क्वेश्चन इंग्लिश का। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश के लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका आंसर है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ठीक है, किसी निर्धन के घर भिखारियों का भीड़ होना। क्वेश्चन नंबर 2, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के समानार्थी हैं? तो ये है आपका जलज। जलज शब्द जो है जल और जस मिलकर बना है। जैसे कमल जल में उत्पन्न होता है, इसलिए उसे जलज कहते हैं। मोती भी सीप के भी अंदर जल में ही बनता है, अतः उसे भी जलज कहते हैं। इसके अतिरिक्त शंख, मछली, जोंक आदि जल में उत्पन्न होने वाली कई जीवों को भी जलज कहा जाता है। जलद और पयोधर का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, इसका आंसर है जलज। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर है इति। अथ और इति जो है संस्कृत के अवयव शब्द हैं और पारंपरिक रूप से इस एक दूसरे के विलोम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अथ का अर्थ होता है आरंभ। इसका अर्थ क्या होता है? आरंभ। ठीक है, और इति का अर्थ क्या होगा? समाप्ति। ठीक है, या अंत। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उदार का विलोम है? उदार का विलोम कौन सा होगा? उदार का विलोम होगा कठोर। ठीक है, इसके कई विलोम हो सकते हैं, जैसे अनुदार, कृपण, संकीर्ण। तो इसका कठोर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जंगम का विलोम क्या होता है? जंगम का विलोम क्या होता है? तो पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। जंगम और स्वाथर हिंदी के एक प्रसिद्ध विलोम शब्द का युग्म है। जंगम का विलोम क्या होगा? स्वाथर। ठीक है, जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता है, जो चल सकता है। जो नहीं चलता है वो स्वाथर हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। ठीक है, स्वाथर पढ़ा रहा होगा, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है खर खर का पर्यायवाची? खर का पर्यायवाची क्या है? गधा को कहते हैं खर। ठीक है, यह एक अनिकार्थी शब्द है जिसका सबसे प्रचलित अर्थ गधा होता है। जो इसके अन्य अर्थ जो है दुष्ट, तिनका और एक राक्षस का नाम भी शामिल किया गया है। ठीक है, दोपहर के बाद का समय जो है क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का समय को अपराह्न कहता है, अपराह्न कहते हैं। ठीक है,
पूर्वाह्न दोपहर के पहले होगा, मध्याह्न जो है दोपहर कहलाएगा, और पूर्वाह्न पहले और अपराह्न बाद। घास फूस में कौन सा समास होता है? घास फूस में कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, घास फूस में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास जो है दोनों पद प्रधान होता है। इसमें देखिए जाए तो घास भी प्रधान है और फूस भी प्रधान है। ठीक है, और इसका विग्रह करने पर और या अथवा या एवं जैसे योजकों का शब्द का यूज किया जाता है। घास और फूस। ठीक है, इसमें अगर लिखेंगे घास और फूस तो ये द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसमें देखा जाए सब में व वाला वी वाला उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें विरासत में कोई उपसर्ग नहीं है। विरासत एक पूर्ण शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। वहीं व्यवहार में वी शब्द का वी है, उसी तरह विक्षक में वी है और विकल्प में भी वी है। ठीक है, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का एक कौन सा प्रकार है? राम सेब खाता है, तो राम क्या है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। राम सेब खाता है, वो एक सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सी है शब्द है? इसमें कसौटी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका ऑप्शन है आय, विवाद, सार, रूप। तो इसका आंसर है आपका आय जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? हमेशा वो एक वचन में ही रहता है, इसका जो है बहुवचन नहीं बन सकता। तो एक वचन कौन सा शब्द हो सकता है? जो कि आप अगर देखें तो भाववाचक संख्या अगर हो, एक वचन होने के लिए या तो वो भाववाचक संज्ञा हो, एक मिनट, सॉरी, एक वचन होने के लिए या तो वो भाववाचक संज्ञा हो या द्रव्यवाचक संज्ञा हो। तो आप देखें तो सहायता एक क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बाकी ये पुस्तक, लड़का, पौधा, ये इसका सदैव ये इसका बहुवचन हो सकता है, लेकिन सहायता का जो है कोई बहुवचन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा है नहीं है? सर्वनाम इसमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम कौन कौन सा होता है? सर्वनाम जो मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम जो है 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा संबंधवाचक। पांचवा प्रश्नवाचक। छठा जो है निजवाचक। ठीक है, इसके भेद हैं। तो आप अगर देखें इसमें कौन सा संग नहीं आया? गुण देखा जाए तो इसका आंसर जो है गुणवाचक जो है विशेषण होता है। इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 15, वह आम के पेड़ है, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम क्या है? ठीक है, सर्वनाम निकालना। इसमें कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर है निश्चयवाचक सर्वनाम। किस चीज़ का है? वे एक तो पहले दूर है, दूर के बारे में कह रहा है, और आम कह रहा है, आम का ही पेड़ है, इसका मतलब वो निश्चित ही आम का पेड़ है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। तो इसका आंसर है निश्चयवाचक। ठीक है, 16, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? इसमें देखें रोग,
नींद और सफाई सब एक संज्ञा है, जबकि कौन जो है सर्वनाम। शिक्षक जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? इसका आंसर है केतकी जो है एक तत्सम है। ठीक है, केतकी क्या है? एक तत्सम है। तत्सम क्या होता है? तत्सम वह शब्द होता है जो संस्कृत के से सीधे हिंदी में लाए गए। उसमें वो तत्सम होता है जो संस्कृत के शब्द थे उसको डायरेक्ट हिंदी में लाया गया। ठीक है, केतकी एक तत्सम शब्द है जो एक पुष्प का नाम है, किसी फूल का नाम है उस केतकी, और उसको डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? इसमें देखा जाए तो कसौटी, काठ और काजल तीनों जो है तद्भव शब्द है, लेकिन कार्य जो है तत्सम शब्द है। कार्य जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत से लिया गया है। जिसका तद्भव बनता है उसको काज कहते हैं। इसका तद्भव क्या होगा? काज होगा। कहता है इसको पढ़कर जो है 20 से 22 तक इसको पढ़ के इसका आंसर लिखना है। तो इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो कहता है भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। ठीक है, इसका कारण यह है कि भारत में छोटे से किसान व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। छोटे किसान और व्यापारी की संख्या ज़्यादा है। सहकारिता के आधार पर संगठन किया जाता है। सहकारिता जो है इसके सिद्धांतों की उन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता को बहुत आगे पढ़ना, इसके बारे में डिटेल नहीं दिया गया। अब इसके अनुसार से आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन कहता है योजना आयोग के अनुसार सहकारिता और का आधिकारिक उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो आप अगर देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में तो इसमें कुछ नहीं दिया गया था। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसको देखते हैं क्या है, कृषक के बारे में तो दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ कृषक नहीं, इसके साथ व्यापारियों के बारे में भी दिया हुआ है, आप अगर ठीक से पढ़े होंगे तो। ठीक है, योजना के विभिन्न क्षेत्रों में सिर्फ योजना के विभिन्न क्षेत्र के बारे में भी बात नहीं किया गया, इसमें व्यापारी और कृषक के बारे में किया गया। कृषक और व्यापारी के किस चीज़ की बात किया गया? तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना, या छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना, निर्धनों और शक्तियों को एकजुट करना, धन का समान वितरण करना। तो आप अभी हम लोगों ने पढ़ा थी कि ये सिर्फ कृषकों और व्यापारियों का के बारे में बात किया गया है, अर्थव्यवस्था के स्तर को उठाने के लिए किया गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सहकारिता जो है निर्धनों किसानों का उद्धार कर सकता है। कैसे कर सकता है सहकारिता? उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर, उनकी शक्तियों में अवश्य अवगत करवाकर, या उनके वास्तविक दशा का परिचय देकर, या उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनकी आर्थिक स्तर में विकास करके। तो इसका आंसर है उन्हें एक सूत्र में पिरोकर, जैसे कि सहकारिता के थ्रू जो है, और उनका आर्थिक स्तर को बढ़ाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसमें अगर देखें ऑप्शन है योजक चिन्ह तो जोड़ा जाता है, कोष्टक, उपविराम, अर्धविराम। तो इसका आंसर है उपविराम। ठीक है, उपविराम से हम इसे जोड़ते हैं। ठीक है, सॉरी, उपविराम नहीं होगा, उपविराम नहीं होगा, इसका जो है अर्धविराम होगा। अर्धविराम से इसे जोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य का वाच्य कौन सा प्रकार का है? राम किताब पढ़ता है, ये कौन सा वाच्य है?
तो इसका आंसर है कर्तव्यवाच। क्या है? कर्तव्यवाच। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य नहीं है। ऑप्शन है, उसने खाना नहीं खाया है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो इसका आंसर है बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। इसमें कर्मवाचक नहीं है। इसमें देखा जाए उससे खाना खाया गया, उससे खाना नहीं खाया है। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया है, इसमें खाने का जिक्र है, कर्म है उसमें। छात्र का द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ना कर्म है। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, क्षमा याचना करना भी एक कर्म है। लेकिन बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। हंसना तो है, लेकिन खिलखिलाकर हंसना ये जो है कर्मवाचक नहीं है। इसका बालक का कर्म सिर्फ हंसना नहीं है। दोषी के व्यक्ति को क्षमा मांगना उसका कर्म है। छात्र का पुस्तक पढ़ना भी कर्म है। और किसी व्यक्ति का खाना खाना भी उसका कर्म होता है। लेकिन बालक हंसे ये उसका कर्म नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें कौन सी बोली जो है राजस्थानी बोली नहीं है? राजस्थानी बोली नहीं है। तो इसको देखा जाए तो मारवाड़ी राजस्थानी बोली है, मालवी राजस्थानी बोली है, जबकि मेवाती भी राजस्थानी बोली है। लेकिन ये बुंदेली जो है राजस्थानी बोली नहीं है। ये यूपी और एमपी का जो है राजस्थानी क्षेत्रीय बोली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, तरल का विलोम शब्द क्या होगा? तरल का विलोम शब्द कठोर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका विकास जो है अर्धमगधी से हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो है हिंदी उर्दू मिश्रित है। इसमें हिंदुस्तानी भाषा में जो है हिंदी और उर्दू दोनों मिक्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? इसमें अगर देखा जाए तो मंगलसूत्र उन्होंने लिख रहे थे, जो कि मंगलसूत्र लिखते समय वो बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। बाद में इसको पूरा किया उनका बेटा इसको पूरा किए, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था अमृत राय ने पूरा किया था। उनका पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? गुलेरी जी द्वारा संपादित, गुलेरी जी कौन, पूरा नाम क्या था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उनका पुस्तक था कौन सा? तो 1902 में उन्होंने जयपुर से प्रकाशित किया था समालोचक। समालोचक उनका जो है संपादित उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये किताब था, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो ये हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। 34, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर के उलट बांसियों में कौन सा रूप है? तो आप अगर देखें तो इसका आंसर है अद्भुत रस। ठीक है, इनमें अद्भुत रस। 35, जाके प्रिय न राम वैदही, तीजे ताहि कोटि बैरी, समझत यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ये उक्ति किसकी है? तो ये है तुलसीदास की। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? तो इसका आंसर है आपका भारतेंदु अपने नाम से कोई भी पत्रिका जो है संपादित नहीं किए थे। जबकि बाला बोधनी जो है महिलाओं के लिए स्पेशल था, बाकी कवि वचन उन्हीं का था।
हरिश्चंद्र मैगजीन भी उन्हीं का था, लेकिन भारतेंदु अपने नाम से कोई भी पत्रिका का संपादन नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इनको दिया गया है अपूर्वा के लिए। रानी केतकी की कहानी जो है प्रसिद्ध कहानी है, किसने लिखी थी इसे? इसे लिखा था ईशा अल्लाह खां द्वारा लिखा गया है, रानी केतकी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है सारंग लय सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। इसमें जो है कौन सा अलंकार लगा हुआ है? इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है? इसमें देखा जाए सारंग ले सारंग चली गई, सारंग कई की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई के ओट, कई गई ओट। तो इसमें देखा जाए जब एक ही शब्द एक से अधिक बार यूज किया जाए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो ये एक यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है? यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 40 अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जाल धार। इसमें कौन छंद कौन सा है? इसमें आप अगर गिनेंगे तो इसमें टोटल जो है 19 है। ठीक है, इसमें जो है विषम चरण जो है 19 है, मात्रा जो है इसमें 19 है और 19 के लिए इसमें किस 12 प्लस 7 है, गिनेंगे वी इसके लिए एक होता है, एक इसके लिए होता है, इसके लिए भी एक होता है, हर्षईकार होता है, हर्षईकार के लिए भी एक होता है, आ के लिए इसमें 2 हो जाता है। इस तरह से आप गिनेंगे इसका जो है तो इसमें मात्राएं जो है 19 आता है, 12 और 7। ठीक है, तो इसके लिए जो है बरवे छंद होता है। इसके लिए क्या कहते हैं? बरवे छंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कौन समूह सूचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा समूह सूचक संज्ञा नहीं है? इसमें देखा जाए सेना समूह में रहती है, सभा समूह में होता है, वर्ग जो है समूह में होता है, लेकिन झरना कोई समूह में थोड़ी होता है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42 यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की शब्द क्या है? क्या ये शब्द सिर्फ एक शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रियापद है? इसमें अगर देखा जाए लड़की एक संज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहता है डैश लड़का बहुत चालाक है, डैश लड़का बहुत चालाक है। इसमें देखा जाए तो उस लड़का बहुत चालाक है, ये फिट नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन है फिट आएगा, वह लड़का बहुत चालाक है। 44 कहता है विशेषण कौन सा है? इसमें देखा जाए तो जीवंत, जीवंतता, जीवनी या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें विशेषण अगर देखा जाए तो ये जीवंत जो है एक विशेषण है। 45 जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है? इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसका ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण है। इसमें अगर देखा जाए सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? तो ये जो है आपका 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है स्वर संधि? तो दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है और अयादि संधि होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 अतीव का संधि विच्छेद किया जाए। अतीव का संधि विच्छेद क्या होता है? तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा अति जोर इव, अतीव। ठीक है, इसका अर्थ होता है अतीव का बहुत अधिक। ठीक है, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक। माली मालिन में समास कौन सा है? माली मालिन में कौन सा समास? इसमें होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होता है। ठीक, द्वंद्व समास
कैसे होता है, दो समानार्थक या विपरार्थक शब्द एक साथ जोड़ा जाता है तो वो ये जो है द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है लंबोदर किस प्रकार का समास है? लंबोदर किस प्रकार का समास है? तो ये एक बहुब्रीहि समास। इसमें अगर देखा जाए लंबा है उदर जिसका, ठीक है, लंबा है उदर जिसका, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते लेकिन दोनों पद मिलने से किसी तीसरे शब्द का जो है अर्थ प्रकट होता है तो वो एक बहुब्रीहि समास होता है। लंबा है उदर जिसका, जिसको क्या कहते हैं, गणेश कहते हैं। लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश को। तो ये एक बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। इसका क्वेश्चन है अच्छे आचरण वाला क्या कहलाएगा? अच्छे आचरण वाला क्या कहलाएगा? ये सदाचारी कहलाता है। ठीक है, अति के अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो सकता है? अति से अंत तक ये क्या है? इसका एक प्रयुक्त शब्द क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा अद्योपांत। क्या होता है? अद्योपांत। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है शुद्ध वर्तनी को चुनिए। अद्वितीय लिखा हुआ है, इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है? तो ये है अद्वितीय। ठीक है, फिर से शुद्ध वर्तनी को ढूंढना है तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर है अनधिकार। ठीक है, इसमें कौन सा है? अनधिकार, बी। 54 अशुद्ध वाक्य इसमें देखा जाए आज दिन सबसे अच्छा है, मैं प्रातः काल के समय घूमने आ जाता हूँ, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? या उपयुक्त में से एक से अधिक शब्द जो है वाक्य जो है गलत। तो इसका आंसर है बी, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। ठीक है, ये एक अशुद्ध है क्योंकि प्रातः काल के समय जो है ये प्रातः काल के समय, ये प्रातः काल तो खुद अपने आप में समय है तो समय लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये एक जो है दोहराया गया इसलिए ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ के समय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं एक एक वाक्य आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं या आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है। तो आप अगर देखें इसका आंसर है आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पारितोषिक एक शब्द है जिसका पर्यायवाची क्या है? पारितोषिक, इसका आंसर है इनाम। पारितोषिक का मतलब होता है इनाम। इसका और सारा देखा जाए तो इसका इनाम होता है, पुरस्कार होता है, बख्शीश होता है, प्रतिदान होता है, मेहनताना होता है। पारितोषिक का मतलब इनाम, मेहनताना, पुरस्कार, बख्शीश, प्रतिदान, इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है पर्याय मतलब पर्यायवाची, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें पर्यायवाची एक दूसरे का दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही नहीं है? आंसर है इसका अनिल तुषार। बाकी इसका तरी का तरनी होता है, उपल का अश्म होता है, लेकिन अनिल का तुषार नहीं होता है। ठीक है, इसका अनिल और ये पर्यायवाची नहीं है। अनिल का मतलब होता है हवा, ये होता है हवा। ठीक है, तुषार क्या होता है? तो तुषार का अर्थ होता है ठंडा, ठंडा। ठीक है, तो ये एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं, हवा और ठंडा एक थोड़ी होता है, ये अलग अलग है। ये पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 वृद्धि का सही विलोम क्या होता है? वृद्धि का सही विलोम क्या होता है? तो वृद्धि का सही विलोम होगा क्षय। क्वेश्चन नंबर 59 विलोम शब्द को सुमेलित नहीं किया गया, इसमें सारे विलोम है
कोई एक है जो विलोम एक दूसरे का नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर है बी, उन्मुख का सम्मुख जो है विलोम नहीं होता है। उन्मुख का सम्मुख विलोम नहीं होता है, क्योंकि उन्मुख जो है और सम्मुख दोनों एक ही चीज़ है, जबकि उन्मुख का होना चाहिए था विलोम विमुख। क्या होता? विमुख। बाकी उन्नति का अवनति होता है, इति का अत होता है और आविर्भाव का तिरोभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में चुनिए। मुहावरा क्या है? फुलाना समाना। फुलाना समाना का अर्थ क्या होगा? वजन बढ़ना, अत्यंत प्रसन्नता होना, अत्यंत प्रशंसा मिलना, अत्यंत प्रसन्न होना या अत्यंत प्रशंसा मिलना या अत्यंत निराशा होना। तो इसका आंसर है आपका अत्यंत प्रसन्न होना। क्या होना होगा आंसर इसका? अत्यंत प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है बीती बातों को याद दिलाना, इसमें से कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? बीती बातों को याद दिलाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर है गड़े मुर्दे को उखाड़ना का अर्थ होता है बीती बातों को याद दिलाना। क्वेश्चन नंबर 62 लिखा हुआ है, कहता है अज्ञेय की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? अज्ञेय का है कि अरे यायावर रहेगा याद, ये किस विद्या से संबंधित है? तो इसका आंसर है यात्रा वृत्तांत। ये कैसा किताब था? यात्रा वृत्तांत था इनका, ठीक है, जो कि 1953 में लिखा गया था इनका यात्रा साहित्य पे, ठीक है। अरे यायावर रहेगा याद एक यात्रा वृत्तांत। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? मतलब सारे तत्सम के तद्भव जो हैं वो हैं, बाकी एक जो है इसका सही तत्सम तद्भव नहीं है। तो इसका आंसर है चक्षु जो है आँख नहीं होता है। चक्षु जो है आँख नहीं होता है। चक्षु का तद्भव जो है चक होता है, ठीक है, इसका चक होगा। वहीं आँख जो है अक्षी का होता है। किसका होता है? अक्षी का होता है। बाकी नतस्य का नाच होता है, श्रृंगार का श्रृंगार होता है, दधी को दही कहते हैं, ठीक है। बाकी चक्षु चक को कहते हैं और आँख अक्षी का होता है। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? इसमें से देशज शब्द कौन सा है जो भारत का यहीं से बना है, वो कहीं से लाया नहीं गया है? तो इसका आंसर है रेवड़। रेवड़ जो है एक देशज शब्द है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? पशुओं के समूह को दर्शाने के लिए रेवड़ का शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 किस वाक्य संप्रदान कारक का प्रसर्ग प्रयुक्त है? क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में इसमें से कौन सा है? तो कहता है माँ ने बच्चों को बुलाया, मालिक ने सेवक को धन दिया, मोहन ने सोहन को पीटा, न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया। तो इसका आंसर है मालिक ने सेवक को धन दिया। ये संप्रदान कारक है क्योंकि धन दिया गया, ठीक है। अगर देखा जाए संप्रदान कारक का प्रसर्ग क्या होता है? को या के लिए। तो वाक्य में देखते हैं मालिक ने सेवक को धन दिया, इसमें को का प्रयोग किया गया, तो ये को का प्रयोग किया गया, इसलिए ये संप्रदान कारक का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है किस वाक्य में से प्रसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया? प्रयुक्त नहीं किया गया, इसमें देखिए निगेटिव है, नहीं करने वाला हमको चुनना है। जिसमें इसमें ऑप्शन है नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, आकाश से पानी बरसा, वह विद्यालय से आ रहा है, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। तो इसमें देखते हैं पहाड़ों से निकलती है, आकाश से पानी निकलती है और वह विद्यालय से आ रहा है, यह एक आपादान कारक है।
ठीक है, आपादान कारक है। वहीं जो है लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, यह एक आपादान कारक नहीं है, वह एक करण कारक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है हेतु हेतु मदभूत, हेतु 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 मदभूत का उदाहरण है। किसका, इसका उदाहरण क्या है हेतु हेतु मदभूत का? तो ये एक वाक्य संरचना है। क्या है? एक वाक्य संरचना है जिसमें से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। अगर कोई एक क्रिया हो रहा है तो उसका निर्भरता किस पर है? किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे तुम आते हो तो मेरा काम बन जाता है, तुम आते हो तभी मेरा काम बनता है। एक काम तो हुआ, ये आता है तो दूसरा काम क्या होता है? इसका काम बन जाता है। तो दो कारक हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो यही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उपसर्ग रहित है, जिसमें कि उपसर्ग नहीं है? इसमें उपसर्ग नहीं है। इसमें अगर देखा जाए आकार, आनंद, आरोह, आकार में आनंद और आरोह में आ उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन आसन जो है, आसन में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इसमें जो है आशु धातु से बना हुआ है। कौन सा बना धातु से बना हुआ? आश धातु से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है? इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। इसमें अगर आप देखें अधिकारी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। कैसे है? इसमें अधि जो है उपसर्ग है, ठीक है, और इसमें जो है ई जो है प्रत्यय है। तो इसमें जो है अधिकारी में जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। ठीक है, इसका जो है मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द क्या है? अधिकार है। मूल शब्द अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय को अलग करके लिखो। क्या है? शब्द क्या है? मुंशियाइन। मुंशियाइन को जो है प्रत्यय और शब्द मूल शब्द को अलग अलग करके लिखना, मतलब संधि विच्छेद करना है कुल मिला के। ठीक है, तो इसका आंसर है मुंशी जो आइन, मुंसाइन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग अब इंग्लिश क्वेश्चन करेंगे, हिंदी खत्म हो गया। ठीक है, कहता है फिल अप द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ईडीएम को फिल करना है, ईडीएम को पूरा करना है। तो कहता है टू टेक, यहाँ से टू टेक द डैश बाय द हॉर्न। तो इसका आंसर है बुल, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी डेंजरस सिचुएशन में अपने आप को डालना, सामान्य स्थिति से अपने आप को डेंजरस स्थिति में डालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है फॉर द लास्ट हाफ सेंचुरी ही डैश हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर डैश टेकिंग अ हॉलीडे। तो इसको अगर आप ठीक से देखें, ऑप्शन है सेक्रीफाइड आफ्टर। अगर यहाँ सेक्रीफाइड डालते हैं तो वो नहीं आंसर हो पाएगा। प्रिपेयर्ड भी काम नहीं कर रहा है, कमिटेड भी नहीं काम कर रहा है। अगर यहाँ हम डालते हैं डिवोटेड और यहाँ विदाउट डाल देते हैं, तो फिर से पढ़ते हैं तो फॉर द लास्ट हाफ सेंचुरी ही डिवोटेड हिमसेल्फ, अपने आप को डिवोट कर दिया किसके लिए? तो पब्लिक अफेयर के लिए। कैसे? तो बिना ब्रेक लिए, कोई हॉलीडे लिए बगैर इन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया। तो ये आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73
चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब क्वेश्चन है 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी दूरी डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस या अमाउंट ऑफ मनी, कोई भी रुपया का संख्या, कितना रुपया है, अमाउंट ऑफ मनी या पीरियड ऑफ टाइम रहे, इसमें जो है ये हमेशा जो है सिंगुलर होता है। चाहे वो नंबर जो है वो भले ही इसमें प्लुरल हो, लेकिन वो हमेशा एक सिंगुलर होता है और इसमें सिंगुलर वर्ब भी लेता है, तो इसमें इज होगा और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है वी हैव नो ऑब्जेक्शन डैश द सेमिनार इन चंडीगढ़। इसमें अगर आप देखें ऑब्जेक्शन के, इसमें अगर हमें जेरंड का सिचुएशन है, जेरंड लगेगा, तो जेरंड क्या होता है, V4 होता है और ये नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ अटेंडिंग डालेंगे, लेकिन इसके पहले हमें टू डालना होगा, वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू अटेंडिंग सेमिनार इन चंडीगढ़। ठीक है, तो इससे ये फ्रेज बनेगा, द फ्रेज हैविंग नो ऑब्जेक्शन टू इज फॉलोड बाय जेरंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है ईडियम एंड फ्रेज का आंसर लिखना है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बो आउट। बो आउट का मीनिंग क्या है, तो बो आउट का मीनिंग क्या होता है, इसमें एक्सटिंग्विश भी करना सही है और पुट आउट भी सही है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर है मोर देन वन ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग लिखना है, एन ओल्ड हैंड। एन ओल्ड हैंड कैसा होगा, वो एक्सपर्ट होता है। ठीक है, इसमें कहता है इडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है कि टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, तो इसका आंसर होगा टू ट्राई वंस अटमोस्ट। कहता है यू स्टायर्ड अ हॉर्नेट नेस्ट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डेंजरस प्लेस। हॉर्नेट नेस्ट का जो होता है अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है इडियम्स फ्रेज का इडियम्स का, तो होता है डेंजरस प्लेस। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसका जो है वर्ड लिख बताना है, रिजल्टिंग इन डेथ, किस वजह से डेथ होता है, वो एक फेटल भी इसका आंसर होगा और मोर्टल भी आंसर होगा, और इसका आंसर हो जाएगा, दोनों होने के कारण इसका आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ग्रुप ऑफ वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। स्किन डिजीज जो ट्रीट करता है उसको क्या कहते हैं, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। चूज करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। प्राउड, प्राउड का एंटोनिम्स क्या होगा, प्राउड का एंटोनिम्स अशेम्ड भी होता है, हम्बल भी होता है और मीक भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 इसका भी कहता है एंटोनिम्स बताने के लिए, वर्ड है डिसीव। डिसीव का एंटोनिम्स क्या हो सकता है, डिसीव का जो है सिनोनिम अगर देखा जाए तो बिट्रे होता है, प्रिटेंड भी उसी तरह होता है, डिल्यूड भी उसी तरह होता है, लेकिन सपोर्ट जो है इसका एंटोनिम्स है। आंसर हो गया सपोर्ट। क्लोजेस्ट मीनिंग यानी सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, वेव, वेव आप वेव WAVE वाला नहीं है, ये तरंग वाला वेव है, हम कहते हैं लोन वेवर, लोन लिए थे उसको छोड़ दिया गया, छोड़ना क्या होता है, गिव अप।
इसमें अगर देखा जाए अंडरलाइन वर्ड का जो है मीनिंग बताना है, यानी उसका सिनोनिम्स या उसका कह सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ वन एड्स एंड अबेट अ क्रिमिनल ही ऑल्सो कंसिडर्ड कल्पेबल। कल्पेबल का जो है क्या होगा, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लेम वर्दी। ठीक है, ब्लेम वर्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो पहले कह रहा है ही सेड, तो पास्ट में है, पास्ट में ही सेड है तो ही सेड ही होगा। और कह रहा है आई विल किस में चेंज होता है, आई विल चेंज होता है आपका, विल चेंज होगा वुड में, विल चेंज होगा वुड में। देख लेंगे, ही सेड तो सही है, ये वुड एक ही में है और यही सवाल का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है एक्टिव और पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस निकालना है। क्वाइनाइन टेस्ट बीटर, क्वाइनाइन टेस्ट बीटर का पैसिव क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्वाइनाइन इज बीटर व्हेन इट टेस्टेड। टेस्ट करेंगे तब तो हमें पता चलेगा बीटर है कि सॉर है। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें भी पैसिव वॉइस देखना है। तो ही स्पीक्स हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी, तो हिंदी है, हिंदी आपका सब्जेक्ट बन जाएगा हिंदी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको बनाते हैं हम इज प्लस V3, इस तरह से बनाते हैं। कहता है हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ही इज अगर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ही हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। यहाँ वाज लिखा हुआ, ये आंसर नहीं हो सकता। स्पोकन ही का कोई जिक्र नहीं है यहाँ, ये भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ भी ही का कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन है, एरर निकालना है। मैथमेटिक्स आर टॉट इन द स्कूल बाय एन एक्सपीरियंस टीचर। आपको पता होगा मैथमेटिक्स में एस लगने के बावजूद भी ये एक सिंगुलर है। कोई भी सब्जेक्ट में अगर एस लग जाता है वो एक सिंगुलर होता है। ठीक है, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा तो आर ना होकर के इज होगा। ठीक, इसका आंसर होगा ए। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें करेक्ट कौन सा है। आई, यू एंड ही। आपको अगर पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में अगर सारे सब्जेक्ट आ गए, तीनों सब्जेक्ट आ गए, आई, यू, ही, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक ट्रिक है, इसमें आपको याद रखना है 3, 2, 1। 3 अगर रखा है तो यानी यू होगा, 3 वर्ड का है। ही भी है तो उसमें 2 वर्ड है, और 1 है तो आई है। अगर कोई भी तीनों आ गया तो इसमें सबसे पहले ही यू होगा, फिर ही होगा, फिर आई होगा। इसमें अगर आप देखें यू, ही एंड आई, तो आंसर होगा बी, यू ही एंड आई विल वॉच मूवी टुनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, तो व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ रिंग। रिंग का पास्ट टेंस क्या होता है, रिंग का पास्ट टेंस होता है रेंग। ठीक है, 91, इसमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। टेंस कौन सा है, तो साशा स्कोल्ड एंड आस्क हर टू गो अवे। इसमें अगर देखा जाए, इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब है आपका V1, V5 है। V5 वाला कौन सा वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, तो V5 वाला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है डॉट योर इज एंड क्रॉस योर टीएस देन एड टू एस एंड फोर टू एस। इसमें आपको पंक्चुएशन मार्क डालना है। इसमें अगर आपको पंक्चुएशन मार्क डालना है तो इसको अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा, इसमें इज के पहले भी यहाँ भी पंक्चुएशन मार्क लगेगा, टीज के पास भी पंक्चुएशन मार्क लगेगा, और 5
के पास भी और टू के पास भी। इसका आंसर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल प्रिपरेशन प्रीपोजिशन डालना है। आई फाइंड चाइनीज फूड वेरी डिफरेंट डैश अदर फूड। डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन फिक्स लगता है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर फूड। यहाँ भी प्रीपोजिशन डालना है। कहता है रीता कम्स डैश अ फैमिली टू फ्रीडम फाइटर। ये यहाँ गलत दिया हुआ था, इसमें फ्रॉम होगा, यहाँ भी फ्रॉम होगा, इसका आंसर फ्रॉम हो जाएगा। ना ऑफ होगा, ना टू होगा, ना विद अराउंड विद होगा, इसका फ्रॉम होगा आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स अबव ऑन द ऑब्जर्वेशन। कहता है सी थ्रू द लेटर डैश द फायर। इसमें आपको इनटू प्रीपोजिशन लगेगा। कोई एक जब अपना जो है प्लेस बदलता हुआ है तो उसमें इनटू का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका आंसर इनटू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्लीप। स्लीप का जो है पास्ट टेंस क्या होगा। स्लीप का पास्ट टेंस जो होता है स्लेप्ट होता है। ठीक। 97 कहता है आई हैड रेदर टेक दिस देन दैट। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, किस क्लास का एग्जाम्पल है। इंडेफिनिट तो आपका होता है 2+V1 पार्टी। यहाँ अगर आप देखें तो इसका आंसर होगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, रेदर जो है सॉरी टेक जो है ये बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बेयर इन्फिनेटिव में क्या होता है, इसमें टू नहीं लगता है। जनरली जो है इन्फिनेटिव कैसा होता है, जिसमें कि 2+V1 होता है। और टेक अगर जहाँ सेंटेंस में आ जाए और इन्फिनेटिव लगेगा तो उसमें जो है बिना टू का जो है ये इन्फिनेटिव होता है, तो इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। इसका आंसर है ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 साउंड ऑफ आउल। आउल का साउंड कैसा होता है, ये हुटिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है आई लेफ्ट दैट हाउस। इसमें दैट क्या है, दैट एक क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ प्रोनाउन हम बोल लिखा हुआ है, इसमें नन ऑफ द अबव होगा। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं है, इसलिए ये आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 इसमें करेक्टली स्पेलिंग कौन किसका है, तो इसका ऑल्टरेशन का है। ऑल्टरेशन का स्पेलिंग होता है ALTERATION। यही सवाल का आंसर है। तो आज का ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू। जय हिंद।